नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज 3 खबरों की बात करेंगे और लेकिन इन तीनों खबरों का निष्कर्ष एक ही है, इनकी दिशा एक ही है, इनसे जो संकेत निकलते हैं वो एक ही है। तो क्या है निष्कर्ष, क्या है दिशा, क्या है संकेत, इसकी बात बाद में, पहले इन 3 खबरों की बात कर लेते हैं। तो उसमें पहली खबर है गंगा के किनारे उत्तर प्रदेश में और बिहार में भी, लेकिन उत्तर प्रदेश में ज़्यादा, जो गंगा के किनारे रेत में शव दबाए गए थे उनको लेकर एक याचिका दायर हुई इलाहाबाद हाई कोर्ट में। उस पर याचिकाकर्ता को कड़ी फटकार लगाई है हाई कोर्ट ने। दूसरी खबर है गाजियाबाद में जो अब्दुल समद सैफी के साथ हुआ, उनकी दाढ़ी काट दी गई, मारपीट हुई, उस मुद्दे को लेकर ट्विटर सहित बाकी कई लोगों के खिलाफ FIR हो गई है। अब तक की 11 गिरफ्तारी हो चुकी है। एक और गिरफ्तारी समाजवादी पार्टी के नेता, उनकी भी गिरफ्तारी हो गई है आज। उस मामले में संसद की समिति ने ट्विटर को फटकार लगाई है और उस पर जिस तरह की राजनीति हो रही है उसकी भी बात करेंगे। तीसरी खबर है पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल में सुनवाई चल रही है। 5 जजों की पीठ सुनवाई कर रही है, जिसकी अध्यक्षता एक्टिंग चीफ जस्टिस कर रहे हैं कलकत्ता हाई कोर्ट के। और उस सुनवाई के दौरान अदालत ने ममता सरकार को बड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि पुलिस को जो करना चाहिए वो पुलिस नहीं कर रही है और सरकार पहले इन सब बातों से इनकार करती रही, आरोपों से। हमारे पास सबूत है। तो पहली खबर की बात करें, गंगा के किनारे रेत में दबी हुई जो लाशें मिली हैं, शव मिले हैं या गंगा नदी में तैरते हुए शव मिले हैं, उनको लेकर एक याचिका दायर की गई इलाहाबाद हाई कोर्ट में और मांग की गई कि इनको रेत से निकालकर, पानी से निकालकर इनका अंतिम संस्कार सरकार कराए। तो याचिकाकर्ता से पहला सवाल पूछा हाई कोर्ट ने, चीफ जस्टिस की कोर्ट थी, उसमें पूछा गया कि आपने एक भी शव के साथ ऐसा किया क्या, अंतिम संस्कार किया क्या, आपकी भूमिका क्या थी? और अगर किसी के परिवार के किसी व्यक्ति की मृत्यु हुई है तो उसका अंतिम संस्कार परिवार का सदस्य करेगा, सरकार क्यों करेगी? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल पूछा, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है और ये पूरे जो इस मुद्दे पर जो बतंगड़ खड़ा किया गया, जो इसको मुद्दा बनाने की कोशिश हुई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसका जवाब है, एक तरह से कहिए। वो ये कि याचिकाकर्ता से अदालत ने कि आपने इन इलाकों की जो परंपरा है उसके बारे में कोई अध्ययन किया है? यहाँ लंबे समय से इसकी परंपरा है, रेत में शव को दफनाए जाने की, गंगा में प्रवाहित किए जाने की। तो इसके बारे में कोई अध्ययन किया है? कोई जवाब नहीं मिला। और जो आखिरी बात कही, बहुत सी बातें कही, आखिरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, वो अदालत ने कहा कि ये पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, ये पब्लिसिटी लिटिगेशन है। सिर्फ प्रचार पाने के लिए आप हमारे पास आए हैं, हम सरकार को कोई निर्देश क्यों दें? इसका कोई जवाब जो है उनके पास था नहीं और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको फटकार लगाते हुए इस याचिका को निरस्त कर दिया, नामंजूर कर दिया। अब ये देखिए, जो परंपरा की बात उठाई हाई कोर्ट ने, यही बात बहुत से लोग पहले से कह रहे हैं। इस मामले में अखबारों ने भी, खासतौर से दैनिक जागरण ने, बहुत ही सराहनीय काम किया। उसने पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल के फोटोग्राफ्स निकालकर छापे कि पहले भी ऐसा होता रहा। तब न कोई कोरोना था, न कोई इस तरह की समस्या थी। जो इसको कोरोना से जोड़कर देखा जा रहा है, ये पेश इस तरह से किया गया कि इतने लोग मर गए, इनको छुपाने के लिए राज्य सरकार ने क्या किया, लाशें या तो रेत में दफना दी चुपचाप या गंगा में प्रवाहित कर दिया। ये बिना जाने की सच्चाई क्या है, सच्चाई जानने में इन लोगों की, जो ये एजेंडा चलाने वाले हैं, इनकी कोई रुचि नहीं है। तो इसलिए उन्होंने सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। देश भर के अखबारों में छपा, विदेशों में छपा, यहाँ तक कमेंट किए गए कि ये जो है लाशों की गंगा बन गई है। अभी 24 घंटे लगभग पहले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया, वो ट्वीट आप भी देखिए। और उसके बाद 24 घंटे पहले ये किया गया है और उन्होंने जब ट्वीट किया है उसके कुछ घंटे बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला आया है। लेकिन अभी तक उनकी ओर से कोई स्पष्टीकरण, कोई सफाई, कोई माफी, कुछ नहीं आया है।
आएगा भी नहीं। मुझे नहीं उम्मीद है कि ऐसा कुछ होगा किसी नेता की ओर से, किसी मीडिया हाउस की ओर से, किसी एनजीओ की ओर से। जो इस तरह का अभियान चला रहे थे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार, उनकी ओर से भी कोई सफाई नहीं आई है, कोई स्पष्टीकरण नहीं है कि हमसे गलती हुई, हम इस परंपरा के बारे में नहीं जानते थे, हमने गलत तरीके से इसको जो है कोरोना से हुई मौतों को छिपाने के मुद्दे से जोड़ा। ये सब राज्य सरकार के खिलाफ एक अभियान चलाने के सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हुआ। और अब हाई कोर्ट ने जो कुछ कहा है उससे जो सच्चाई है वो सामने आ गई। अब आपको फैसला करने में आसानी होगी कि जो लोग ये खबरें चला रहे थे इतने दिन से, ये एजेंडा चला रहे थे, उनका मकसद क्या था, उसका निष्कर्ष क्या है, वो आगे बताता हूं। इसके अलावा दूसरी खबर गाजियाबाद की है। गाजियाबाद जिले में 5 जून को एक अब्दुल समद सैफी नाम के 72 साल के बुजुर्ग की दाढ़ी काट दी गई, मारपीट हुई। किस्सा ये बनाया गया कि उनसे मारपीट करके ये कहा जा रहा था, उनसे जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया जा रहा था। अब आप देखिए मामला जो अब आया है, जो कहा गया, और इसको तुरंत लपका, जो एजेंडाधारी हैं उन लोगों ने तुरंत इसको लपका और जो है देश भर में ये ट्रेंड करने लगा, वायरल हो गया ये वीडियो। ट्विटर ने भी चलाया, ट्विटर ने रोका नहीं। जो ट्विटर ये तय करता है कि कौन सी ट्वीट, कौन सा जो मैटर डाला गया है ट्विटर पर, वो मैनिपुलेटेड मीडिया है और कौन सा नहीं है, उसको ये मैनिपुलेटेड मीडिया नहीं लगा। एक बात। उसके बाद 7 जून को समाजवादी पार्टी के नेता उमेद पहलवान इदरीस ने एक वीडियो जारी किया। वीडियो सैफी के साथ, जो पीड़ित थे उनके साथ जारी किया गया और उसमें कहा गया कि हमसे जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाया जा रहा था। इसका मकसद क्या था? मकसद बड़ा स्पष्ट था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है, सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ो। मैंने पहले भी एक वीडियो में आपसे कहा था कि ये हिंदू धर्म को असहिष्णु दिखाने की कोशिश है। ये दिखाने की कोशिश है कि कितना इनटॉलरेंट हो गया है और जय श्री राम को कैसे जो है अपने सांप्रदायिक मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बीसियों मामलों में झूठा साबित हुआ है। लेकिन ये कोशिश जारी है। अब पुलिस ने छानबीन शुरू की, मामला दर्ज किया, छानबीन शुरू हुई तो मामला बिल्कुल उल्टा निकला। मालूम हुआ कि ये सज्जन जो है वो ताबीज बांटते थे या बेचते थे, जो भी था। एक व्यक्ति को उन्होंने ये ताबीज दी, उसको नुकसान हो गया, फायदे की बजाय नुकसान हो गया। इसको लेकर झगड़ा हुआ और इस पूरे झगड़े में, इस पूरी वारदात में कई मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल थे। तो पहली बात तो ये हिंदू मुस्लिम का झगड़ा नहीं था। दूसरी बात, जय श्री राम का कोई मुद्दा नहीं था बुलवाने का जबरदस्ती। और तीसरी बात यह है कि जब पुलिस ने, जब जो पीड़ित है उसने, जो लोग उसमें शामिल थे उनके बयान आए, उसके बाद स्पष्ट हो गया कि ये तीनों बातें नहीं हैं। तब लोगों का, जो लोग इसको लेकर उड़ रहे थे, इसको वायरल कर रहे थे, उनका रिस्पॉन्स क्या था? चुप्पी। मुद्दा बनाया गया कि वो ये परिवार तो कोई तावीज़ बेचने का काम करता नहीं। तावीज़ बेचने का काम करता है, नहीं करता है, देता है, नहीं देता है, अलग मुद्दा है। सवाल ये है कि क्या उनसे मारपीट के जय श्री राम बुलवाया जा रहा था? क्या इसके लिए उनकी दाढ़ी काट दी गई थी? नहीं। लेकिन कोई सफाई नहीं आई। ट्विटर की पेशी थी संसदीय समिति के सामने। उनसे पूछा गया कि भाई आप किस आधार पर किसी जो है ट्वीट को ये तय करते हैं कि मैनिपुलेटेड मीडिया है और ये नहीं है, और गाजियाबाद की इस घटना के बारे में आपको क्यों नहीं लगा कि ये मैनिपुलेटेड मीडिया है? तो उन्होंने कहा कि हमारी पॉलिसी है, हम तय करते हैं कि कौन सा लोगों के लिए ठीक है, कौन सा नहीं। अब ये ट्विटर तय करेगा कि लोगों के लिए कौन सा ठीक है, कौन सा नहीं। तो उनसे बड़े साफ शब्दों में कहा गया कि इस देश में देश का कानून और संविधान चलेगा। आपकी क्या पॉलिसी है, आपकी क्या सोच है, वो नहीं चलेगा। कानून के मुताबिक आपको चलना पड़ेगा। तो ये आप देखिए कि किस तरह का एक नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश हो रही है, और इसमें ट्विटर और इस तरह की इंटरमीडियरी जो संस्थाएं हैं, जो प्लेटफॉर्म हैं, वो शामिल हैं। तो इसको आप राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के रूप में देखिए। भारत के खिलाफ, किसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, ये छोटा मुद्दा है, लेकिन बड़ा मुद्दा ये है कि देश के खिलाफ ऐसा हो रहा है।
और ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनको कोई शर्म नहीं आती, वो कभी माफ़ी मांगने के लिए सामने नहीं आते, वो कभी अफसोस जताने के लिए भी नहीं आते कि हाँ हमसे गलती हो गई, हमको पहले जानकारी नहीं थी, अब जानकारी मिली है तो इसलिए हम अपना ट्वीट हटा रहे हैं, हम उसके लिए खेद जाहिर करते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है। वो फिर नए मुद्दे की तलाश में लग जाते हैं। फिर कोई ऐसा कुछ मुद्दा होगा जहां हिंदू मुसलमान हो तो उसको लड़ाई दिखाओ, हिंदू मुसलमान झगड़ा दिखाओ, और उससे ज़्यादा दिखाओ कि हिंदू कितना जो है हिंसक हो गया है, असहिष्णु हो गया है। तीसरी खबर है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद से लगातार हिंसा हो रही है। पश्चिम बंगाल के गवर्नर लगातार राज्य सरकार से अपील कर रहे हैं, जगदीप धनखड़ साहब, कि इस हिंसा को रोका जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही, जो पीड़ित हैं वो आरोप लगा रहे हैं, लोगों का पलायन हो रहा है, वो भागकर असम जा रहे हैं, जो असम के बॉर्डर के आसपास के इलाके के लोग हैं। लेकिन राज्य सरकार लगातार इस बात से इनकार कर रही कि ऐसा कुछ हुआ भी है। ममता बनर्जी ये मानने को ही नहीं तैयार हैं कि कोई इस तरह की घटना हो रही है, ऐसा कुछ हुआ भी है। हाई कोर्ट की 5 जजों की बेंच, जिसकी अध्यक्षता वहां के एक्टिंग चीफ जस्टिस कर रहे हैं, उसकी बेंच ने कल बड़ी फटकार लगाई ममता बनर्जी को। अगर थोड़ी भी सरकार में और इस एजेंडा को चलाने वालों के मन में शर्म होती तो अफसोस जाहिर करते। हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार लगातार इनकार करती रही है ऐसी घटनाओं से, लेकिन हमारे पास सबूत हैं इसके। और उन्होंने उसके बाद कहा कि NHRC यानी नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन जो काम कर रहा है और स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन जो काम कर रहा है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। उन्होंने NHRC से कहा कि एक कमेटी बनाइए और जो लोग पलायन करके गए हैं, जिनकी शिकायत है, उसकी जांच कराइए, और वो जांच की रिपोर्ट हाईकोर्ट को जाएगी। यहीं तक नहीं रुका हाईकोर्ट की बेंच ने ये कहा कि लोगों की भीड़ जुटाई जा रही है, और जिस तरह का दृश्य हमने देखा है आज से पहले हमने कभी नहीं देखा। तो ये एक नई चुनी हुई सरकार जो तीसरी बार सत्ता में आई है, उसके खिलाफ इससे बड़ा स्ट्रक्चर हाईकोर्ट का क्या हो सकता है? इससे बड़ी फटकार हाईकोर्ट की क्या हो सकती है? लेकिन ममता बनर्जी की सेहत पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देखिए कि ये सब बातें गवर्नर लगातार कह रहे थे सार्वजनिक रूप से। उन्होंने जाहिर है कि जो केंद्र को रिपोर्ट भेजी है उसमें भी कहा होगा, और केंद्र ने उसका संज्ञान लेकर क्या कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, ये आपको पता नहीं है। लेकिन ये निश्चित है कि इसका संज्ञान जरूर केंद्र ने लिया है। वो सही मौके का इंतजार कर रहा होगा, ऐसा हमें समझना चाहिए, ऐसा मानना चाहिए। लेकिन ये सुनवाई अभी हाई कोर्ट में जारी है और रोजाना सुनवाई होगी। एक दूसरे मुद्दे को लेकर उनका राज्य सरकार का एफिडेविट लेने से मना कर दिया हाई कोर्ट ने। उस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये इसका फैसला होने तक सुनवाई रोक दीजिए। लेकिन उसके बाद जैसे ही सुप्रीम कोर्ट से उस मामले का फैसला होगा, रोजाना सुनवाई शुरू होगी। अब ये 3 खबरें मैंने बताई आपको। इन तीनों में से जो संसदीय समिति के सामने ट्विटर को पेश होना पड़ा, उस खबर को छोड़ दीजिए तो बाकी किसी खबर की कोई चर्चा नहीं है। गाजियाबाद वाली खबर की समाजवादी पार्टी के नेता का उसमें इन्वॉल्वमेंट और जो भूमिका रही, हाई कोर्ट ने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने जो ममता बनर्जी की सरकार के बारे में कहा, दैनिक जागरण ने उसको प्रमुखता से छापा है। बाकी ज़्यादातर अखबारों ने छोटी सी खबर या उसको गायब कर दिया है। इसी तरह से जो है जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है उसके बारे में भी आपको सन्नाटा दिखाई देगा। अब आप एक दृश्य की, एक परिस्थिति की कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि ये घटना उत्तर प्रदेश में न होकर राजस्थान में हुई होती, पंजाब में हुई होती या कर्नाटक में हुई होती, और ये खबर हाई कोर्ट का ये स्ट्रक्चर आता, हाई कोर्ट की ओर से ये इस तरह की बात आती, तब क्या रिस्पांस होता देश और विदेश के मीडिया का, जो इस देश के खिलाफ एजेंडा में लगा हुआ है। इसी तरह से आप देखिए कि पश्चिम बंगाल वाले मामले में 2 मई से आज तक यानी 19 जून तक इतने दिनों में
आप देखिए कि आपको नेशनल मीडिया में, इंटरनेशनल मीडिया में कहीं नहीं दिखाई देगा कि जनतंत्र खत्म हो गया है, लोगों को जीने स्वतंत्रता से जीने का अधिकार नहीं रह गया है, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, लोगों को घर छोड़कर भागना पड़ रहा है। इस तरह की कोई खबर नहीं दिखाई देगी आपको। क्यों? क्योंकि वो सेकुलर स्टेट है। जहां बीजेपी नहीं है वो सब सेकुलर स्टेट है, जहां बीजेपी है वो कम्युनल स्टेट है। ये बंटवारा किया गया है। इस तरह से इसी आधार पर जो है नैरेटिव खड़ा किया जाता है कि अगर बीजेपी की सरकार है तो कम्युनल है। ये मानी हुई बात है, इसमें कोई बहस की गुंजाइश ही नहीं है। और बीजेपी की सरकार नहीं है तो कुछ भी करे वो तो सेकुलर सरकार होगी ही। तो बीजेपी का विरोध करना है, बीजेपी की सरकार का विरोध करना है। बड़ा लोगों को तकलीफ होती है कि फलां का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, जहां गलत हो रहा है उसका विरोध कीजिए। किसकी सरकार है किसकी नहीं है इससे क्या फर्क पड़ता है? सही का विरोध होगा या गलत का विरोध होगा, ये तो तय कर लीजिए। तो ये विमर्श मैं बार बार आपको चेतावनी देता हूं, आपको ये इस बात की ताकीद करता हूं कि इस षड्यंत्र को समझिए। इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी आप कोई राय बना पाएंगे सही मायने में। और ये रुकने वाला नहीं है, ये अभी कम से कम 2024 तक चलेगा। 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव है, उस समय ये आपको एक पीक इसका जो है उस समय दिखाई देगा। तब तक आपको इस तरह के मुद्दे, इतनी बात को जिसमें कोई सच्चाई न हो या आधी सच्चाई हो कि मारपीट हुई इतना सच है, बाकी गढ़ लिया गया, वो आपको इस तरह से दिखाया जाता रहेगा। उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की हर संभव कोशिश होगी और वो नतीजे आने से पहले तक या आखिरी मतदान से पहले तक ये जारी रहेगा। तो बहुत सावधान रहिए, सावधानी से और इन सब मुद्दों पर विचार करके ही अपना फैसला कीजिए। सही क्या है गलत क्या है इसका आधार सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के आधार पर कीजिए। आज के अंक में इतना ही, कल फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। जाते जाते आपको बता दें कि संडे स्पेशल में इस बार इस मुद्दे पर बात करेंगे कि नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को या महागठबंधन को छोड़कर क्यों गए। उनको ऐसा क्या पता चल गया था, उनको क्या बता दिया गया था, कौन सी ऐसी जानकारी थी जिसके बाद उन्हें लगा कि अब इस गठबंधन में रहना संभव नहीं है। तो संडे को देखना मत भूलिएगा। दोपहर में 12 बजे ये अपलोड होगा वीडियो। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार। जाते जाते आपको फिर याद दिला दें कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।